हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के जितने स्टूडेंट हैं सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाएंगे। आज की इस क्लास में हम लोग आईओटी का लेसन नंबर 5 लेने वाले हैं, जिसमें हम आईओटी एंड M2M के अंदर डिफरेंस समझने वाले हैं। इसमें हमारे 4 टॉपिक हैं जो कि चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चारों में चारों पूछा जा सकता है या फिर कम से कम इसमें 200% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन चारों को टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा भी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हर एक साल पूछा गया है। ठीक है, तो सभी लोग भाई फटाफट से लाइव आ जाएंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे इस वीडियो को कि वो भी क्लास ले सकें। ठीक है, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे। लेसन नंबर 5 में हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है आईओटी एंड M2M। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन टू मशीन ये चैप्टर का नाम है आपका। और इसमें हमारे 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक है NFV। ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है हमारा। NFV का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। सेकेंड हमारा है H2M। H2M का मतलब हो गया ह्यूमन टू मशीन। ठीक है, तो हाउ टू वर्क ह्यूमन टू मशीन, इसके बारे में हम लोग क्लियर डिस्कस करेंगे। एंड इसके अंदर किस तरह के मशीनें आती हैं, किस तरह से हम एक इंसान मशीन के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग H2M के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड हमारा है M2M, यानी मशीन टू मशीन, यानी एक मशीन किसी दूसरे मशीन के लिए कैसे हेल्प हो रहा होता है, कैसे उसकी सहायता करता है हमारे वर्क में। ठीक है, तो ये भी हमारे वेरी इंपॉर्टेंट में है। लास्ट हमारा है SDN। ठीक है, अगला हमारा क्या है SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे नेटवर्क बनाते हैं जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं। तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं अपने नेटवर्क में और कैसे जोड़ते हैं और कैसे हमारा IoT सेंसर काम करता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे SDN के अंदर। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक, ठीक है, ये जितने आपको 4 टॉपिक दिख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 100% है कि इनमें से चारों में से चारों पूछा भी जा सकता है, इसमें से 2 कम से कम पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन मिस करने वाली नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग M2M के बारे में डिस्कस करेंगे, मशीन टू मशीन। ठीक है, M2M का फॉर्म क्या, फुल फॉर्म क्या है, मशीन टू मशीन। ठीक है, तो हम लोग ये जानने वाले हैं कि हमारा मशीन टू मशीन जो है वो किस तरह से वर्क करता है, यानी किस तरह से हमारा कम्युनिकेशन करता है, और यह जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे इंसानों के साथ इंटरेक्ट करती है, या आने वाले दिनों में हमारा किस तरह से बेनिफिट हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरी वॉइस आपको क्लियर जा रही हो तो आप एक बार बता देना कि ठीक है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भी हमें आप बता सकते हो। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की क्लास चलेगी, कल चलेगी। ठीक है, कल मैं बता दूंगा आपको दिन में क्लास चलेगी, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और जिस सब्जेक्ट का थर्ड सेमेस्टर का अगर चलाना है तो आप हमें बता देना। ठीक है, मैं एक दो दिन क्लास लिया था थर्ड सेमेस्टर का, तो स्टूडेंट नहीं आ रहे थे, ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हो क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टूडेंट देख रहे हैं। तो आप जितने अपने दोस्तों को शेयर करोगे उतने जल्दी या उतना अधिक आपके पास पढ़ाया जाएगा। ठीक,
तो सबसे पहले M2M के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है हमारा। M2M का फुल फॉर्म क्या हो गया? मशीन टू मशीन, ठीक है। तो M2M स्टैंड फॉर मशीन टू मशीन। इसे मशीन को मशीन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें हमारा जो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, वो एक मशीन से मशीन का ही होगा। M2M एक टेक्नोलॉजी है जिससे दो या दो से ज़्यादा मशीन आपस में बिना इंसान के इंटरेक्शन के कम्युनिकेट करती है। कहने का मतलब है कि मशीन टू मशीन का मतलब ये होता है कि एक हम ऐसा मशीन बनाते हैं, ठीक है, जो किसी दूसरे जो दूसरा मशीन है इसको इंटरेक्शन देता है और ये क्या करता है, वर्क करता है। इसमें हमें कहीं से भी किसी भी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती, माने किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी मशीन टू मशीन में हम किसी भी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हमारा होता है M2M। इसमें दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, इसमें दो या दो से ज़्यादा मशीन काम करते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन के थ्रू। ये किसी भी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे इस समय डिवाइसेस आ रही हैं या फिर ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया है कि जो मशीन टू मशीन है, यह एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक डिवाइसेस आपस में बिना ह्यूमन इंटरेक्ट के डेटा को एक्सचेंज करती है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी डिवाइसेस हैं जो विदाउट किसी ह्यूमन के हमारे डेटा को एक्सचेंज करती है। वो हमारा क्या होता है, M2M होता है। यानी एक मशीन किसी दूसरे मशीन के इंटरेक्शन को समझकर वो काम करती है, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा M2M टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग घरों में और बिजनेसों में किया जाता है, ठीक है। M2M में कम्युनिकेशन जो है वो दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप वायर्ड के थ्रू कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, वायरलेस कर सकते हो। जैसे अगर हम मोबाइल और ब्लूटूथ की बात करें, तो मोबाइल भी हमारा एक डिवाइस है, यानी एक मशीन है, और ब्लूटूथ भी हमारा एक क्या है, मशीन है, ठीक है। यानी ये मशीन टू मशीन क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और हमें जो है, हमें इसमें किसी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये डायरेक्ट हमें क्या करते हैं, कोई भी चीज़ें हमें सुनना हो या बात करना हो, ठीक है, तो उसके लिए ये सम्मच होते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसमें एक मशीन किसी दूसरे मशीन के ऊपर निर्भर है, ठीक है। एक बार हमने इसको वायरलेस के थ्रू कंप्लीट कर दिया, और ये अभी हमें अगर गाना सुन रहे हैं तो गाना सुनाता रहेगा, ठीक है। इसमें हमें किसी भी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये है हमारा M2M कम्युनिकेशन। M2M में वायर और वायरलेस याद रखने के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और वायरलेस इसका इसके साथ भी हमारा कनेक्ट हो सकता है। वायरलेस का प्रयोग करके करने से M2M कम्युनिकेशन बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा एप्लीकेशन को कनेक्ट किया जा सकता है। तो कई एप्लीकेशन से आप वायरलेस चीज़ों को कम्युनिकेशन करा सकते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। M2M मशीन एक पुरानी टेक्नोलॉजी है क्योंकि इसे वायरलेस कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। दो डिवाइस के मध्य वायर कनेक्शन को भी M2M कनेक्शन समझा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर दो मशीनें आपस में वायर के थ्रू भी कनेक्ट हैं तो वो भी हमारा M2M कनेक्शन के अंदर आ जाते हैं। वही IoT की बात करें तो इसमें केवल वायरलेस कनेक्शन की ज़रूरत होती है। तो जो IoT बेस हमारे जितने भी चीज़ें बनती है, ठीक है, IoT बेस जितने भी चीज़ें हमारे पास वायरलेस बनेंगी, ठीक है, जो सेंसर के द्वारा काम करेंगे। इसमें हमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जैसे वहाँ पे जाओगे वो सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद वो ऑटोमेटिक जो उसमें वर्क इंस्ट्रक्शन दिया होगा वो करेगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें M2M की, तो M2M में हमें ये बताया गया कि वायर और वायरलेस दोनों तरीके से काम कर सकता है।
M2M कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि एक आपके पास मोबाइल है और किसी दूसरा आपके पास ब्लूटूथ है, यानी ये आपका भी डिवाइस है, यानी मशीन हो गया, और ये ब्लूटूथ भी आपका एक मशीन हो गया। तो ये वायरलेस के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका अगर और टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे पावर लाइन हो गई, कम्युनिकेशन पीएलसी हो गई, ठीक है, वाइड वाइड एरिया पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे कि हमारा एक मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल में हॉटस्पॉट जैसे कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो एक मशीन से दूसरे मशीन को जोड़ रहे हो, ठीक है। और कई सारे हमारे पास टोपोलॉजी हैं, तो टोपोलॉजी भी जो है एक मशीन से दूसरे मशीन पे काम करते हैं, ठीक है। एम बस दिया गया है, मॉड बस दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये प्रोटोकॉल्स हैं। इन सारे प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है मशीन टू मशीन के अंदर। आप अपने से और सारी चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। M2M कोर नेटवर्क आप बना सकते हो। ये देखो हमारा एक पूरा का पूरा नेटवर्क M2M एरिया है, जिसमें मशीन टू मशीन से कम्युनिकेट कराया जाएगा। ये हमारा एक बीच में गेटवे लगा है, ये पार्ट हमारा गेटवे होता है, ठीक है। ये वायर नेटवर्क है जो एक दूसरे के साथ क्या है, वायर के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और ये भी हमारे M2M है, और ये हमारा उसका एप्लीकेशन है, यानी मशीन टू मशीन का एक एप्लीकेशन जिसके द्वारा हमें चलाने हैं। और ये हमारे पास वायरलेस नेटवर्क है, और यहाँ पे हमारा एक गेटवे लगा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में हमारा यहाँ पे जो भी उसके आउटपुट होंगे, ठीक है, वो हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा पूरा M2M कोर का नेटवर्क है। आप इस तरह से एक बार में देख सकते हो। आप इसको बना के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि IoT में सबसे ज़्यादा फिगर का ही महत्व है, तो सबसे ज़्यादा आपको फिगर इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। M2M टेक्निक का सबसे पहले प्रयोग मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री क्षेत्रों में किया गया था। उसके बाद इसका प्रयोग अन्य सेक्टर में भी किया जाने लगा है, ठीक है। तो अगर हम जैसे बात करें, आपने रोबो सोल्डिंग का नाम सुना होगा, ठीक है। रोबो सोल्डिंग क्या होता है कि अगर इसमें आपने डिवाइस डाल दिया, ठीक है, आप इसमें अगर डिवाइस डाल दिया, उसे सोल्डरिंग करना है, ठीक है, अगर उसे सोल्डरिंग करनी है तो क्या करेगा कि उसमें आपको किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसमें ऑटोमेटिक वो क्या कर देता है, सोल्डिंग कर देता है। माने एक मशीन किसी दूसरे मशीन को क्या कर देता है, सोल्डिंग कर देता है, यानी या कोई डिवाइस लगा रहे हो तो उसे क्या कर देगा, सोल्डिंग कर देगा। कहने का मतलब है कि हम मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है कि एक मशीन किसी दूसरे मशीन का दो मतलब एक मशीन किसी दूसरे मशीन पे मशीन का वर्क कर दे रही है, ठीक है, काम कर दे रही है। इसमें काफ़ी सारे एआई पे काम हो रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इस पे भी काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। तो काफ़ी हमारे पास ऐसे रोबोट बन रहे हैं जो इंटरेक्शन दे सकती है और किसी मशीन सकती है, ठीक है। तो ये है हमारा M2M। तो आई होप कि आपको M2M के बारे में समझ में आ गया होगा। इतना समझाने का मतलब ये है कि आपको 5 नंबर कम से कम, अगर ये आ गया क्वेश्चन तो आपको 5 नंबर का लिख लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा एप्लीकेशन ऑफ M2M। अब कहाँ कहाँ पे हम अनुप्रयोग करते हैं मशीन टू मशीन का। तो सबसे पहला हमारा दिया गया है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर की बात करें तो जहाँ पे हमारा हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में M2M का प्रयोग बहुत ही किया जाता है। M2M डिवाइस के द्वारा मरीजों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है, और इसके द्वारा हॉस्पिटल ऑटोमेटिक किए जा सकते हैं, जिसके उच्च स्तर का जो हमारे ट्रीटमेंट होते हैं वो किए जा सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट जो होते हैं वो किए जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लो आपका जो बॉडी है, बॉडी में पेन होने लगा, कभी मान लो कि बॉडी में पेन होने लगा या कोई ऐसा दर्द होगी जो आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो कौन सा करेगा, एक मशीन ही मशीन को काम करेगा, एक मशीन ही हमें इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है।
तो वो वहाँ पे हमारा क्या होगा कि हम ऑटोमेटिक ये जान पाएंगे कि हमारे अंदर क्या है। ठीक है, तो उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो M2M डिवाइस का उपयोग हम रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए भी कर सकते हैं। और किस क्षेत्र में, तो हेल्थ केयर। दूसरा हमने बात किया था कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम M2M का हेल्प लेते हैं। किसी प्रोडक्ट को बनाने वाली जगह पर रिमोट सेंसर लगे रहते हैं जो कि लगातार डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं, और इसे डेटा को रिमोट कंप्यूटर में को भेज दिया जाता है। इससे प्रोडक्ट की जो टेम्परेचर या प्रेशर या फिर डेटा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। जैसे क्या होता है कि आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक अगले स्थान पे आता रहेगा, और वहाँ पे एक बार कोड लगा देंगे, वो स्कैन होता रहेगा सेंसर के थ्रू, और उसमें डेटा कलेक्ट होता रहेगा। नहीं, एक मशीन किसी दूसरे मशीन पे काम कर रहा होता है, उसमें हमें किसी भी तरह की हेल्प करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा M2M, जो कि उसका टेम्परेचर या प्रेशर या डेटा, ये सारे चीज़ों को कलेक्ट कर सकता है उस प्रोडक्ट की। ठीक है। होम एप्लियंस का मतलब है जैसे हमारा स्मार्ट टीवी हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। ठीक है, ये जितने भी हमारे पास होम एप्लियंस होते हैं उन सारे में हम M2M टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। यानी घरेलू उपकरण जो हमारे होते हैं उसमें हम M2M टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिससे इंसान की लाइफ भी और आसान हो जाता है और कंफर्टेबल भी हो जाता है। ठीक है, तो आप काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें यूज करते हो, जैसे आपने मान लो वॉशिंग मशीन की बात की, तो वॉशिंग मशीन में आपने कपड़े डाल दिए, वो मशीन ऑटोमेटिक साफ कर देगा। ठीक है, यानी उसने मशीन टू मशीन क्या कर दिया, वो ऑटोमेटिक साफ कर दिया, उसमें आपको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे क्या करते हो कि ऐसे तुम्हें ही साफ करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही और कई क्षेत्रों में जैसे कि रिटेलर, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, ट्रैफिक कंट्रोल, ये सारे में हम लोग क्या करते हैं, M2M का यूज करते हैं। ठीक है, अगर ट्रैफिक कंट्रोल की बात करें तो हमें सिग्नल ऑटोमेटिक क्या होते हैं, डिटेक्ट होते हैं कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में, जैसे 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर। 30 सेकंड में हमारा क्या होता है कि जो ट्रैफिक कंट्रोल का हमारा जो सिग्नल होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, तो ये हमारे M2M की हेल्प से होता है। ठीक है, इसमें बार बार कोई इंसान करने नहीं आता, वो ऑटोमेटिक होता रहता है। ठीक है, अब M2M कैसे वर्क करता है। M2M जो है आज के समय में मशीन टू मशीन बहुत तेजी से ग्रो होने वाली टेक्नोलॉजी है, क्योंकि M2M टेक्नोलॉजी लाखों डिवाइस को सिंगल नेटवर्क में कनेक्ट कर सकती है। इसमें बहुत सारे डिवाइस सम्मिलित रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल में, वेंडिंग डिवाइस, घरों में होने वाली डिवाइस, ऑटोमोबाइल डिवाइस और मेडिकल डिवाइसेस, ये सारे हमारे कैसे डिवाइसेस हैं, तो M2M डिवाइसेस हैं। M2M नेटवर्क लैन या वैन नेटवर्क की तरह ही समान होता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क की तरह ही समान होता है। लेकिन हमारा जो M2M है वो नेटवर्क का प्रयोग विशेष रूप से मशीन टू सेंसर को कम्युनिकेशन प्रदान करने के लिए किया जाता है। मशीन टू मशीन नेटवर्क को यूजर के द्वारा कंट्रोल और मॉनिटरिंग किया जा सकता है, और उसके बाद यूजर आवश्यकता अनुसार किसी मशीन को ज़रूरत जैसी इंस्ट्रक्शन दे सकता है। ठीक है, तो M2M में ये भी बोला गया है कि मशीन टू मशीन तो वर्क करेगा, लेकिन इसमें आप जो है अपने हिसाब से, यानी जो यूजर होगा अपने आवश्यकता अनुसार उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है। काम तो करेगा जो आप दे दिए, लेकिन आप इंस्ट्रक्शन जो है वो इंसान दे सकता है, ये इसमें छूट रहता है। आप जिस टेम्परेचर पे जो चीज़ें सेट कर दोगे उसी टेम्परेचर पे रहेगा। ठीक है, अगला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है M2M एंड IoT में क्या डिफरेंट है। तो हमारा मशीन टू मशीन में हमने देखे कि हम क्या कर रहे हैं कि मशीन से मशीन में वर्क ऑटोमेटिक काम कर रहा है, लेकिन IoT में हमने क्या देखे हैं कि इसमें सेंसर बेस्ड वर्क करता है। तो ये M2M जो है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, और यह क्लाउड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो IoT हमारा जो है क्या, क्लाउड को सपोर्ट करता है। यहाँ पे IoT लिख लेना, यहाँ पे M2M लिख लेना। ठीक है, M2M में डिवाइस इंटरनेट कनेक्शन पे हमेशा निर्भर नहीं रहता है। कुछ मशीनें हम ऐसे भी होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। ठीक है, हमें इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लेकिन अगर हम IoT डिवाइस की बात करें तो इसमें हमें इंटरनेट
पे ही निर्भर होता है, इंटरनेट के बिना ये काम भी नहीं करेगा। ठीक है, यह ज़्यादातर हार्डवेयर पे आधारित टेक्नोलॉजी है, मतलब हार्डवेयर जो होता है उस पे ये काम करती है M2M। जबकि हमारा जो IoT है ये दोनों पे काम करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों पे आधारित टेक्नोलॉजी है। M2M की बात करें तो ओपन API को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को सपोर्ट नहीं करता है। और ये हमारा API को सपोर्ट करता है क्योंकि कुछ हमारे पास IoT ऐसे डिवाइसेस होती हैं जिनके डेटा हमें सर्वर तक या फिर हाँ सर्वर तक सेव करना होता है। समानतः इसमें मशीन एक समय में केवल एक ही मशीन से ही कर सकती है, लेकिन अगर हम इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे यूज को एक्सेस कर सकते हैं IoT के बेस से। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। एडवांटेज की बात करें M2M का, तो M2M कम्युनिकेशन को सर्कुलर नेटवर्क के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। इसमें मेंटेनेंस करना आसान होता है। इसका प्रयोग हम घरों में और बिजनेसों में दोनों जगह पे कर सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन को रेंज जो है उच्च होती है और कम टेक्नोलॉजी सॉरी इसकी कम थ्रू आउटपुट जो है उच्च होती है और यह कम एनर्जी लेता है। IoT नेटवर्क में आने वाले सिक्योरिटी और प्राइवेसी की समस्या को मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को कलेक्ट और प्रोसेस किया जाता है। यह प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। ठीक है, यह डिसीजन मेकिंग को आसान बना देता है क्योंकि इसमें रियल टाइम में डेटा को इकट्ठा किया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे इनके लाभ हैं। आई होप कि आपको M2M के बारे में इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसमें से कम हमने क्या क्या बताया, इंट्रोडक्शन बताया M2M का, कैसे वर्क करता है बताया, अप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें 4-5 टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो 100% है कि 1-2 टॉपिक तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। अगला है हमारा WOT। ठीक है, WOT ये भी हमारा WOT इम्पोर्टेंट है। तो WOT का पूरा नाम है वेव ऑफ थिंग। ठीक है, वेव ऑफ थिंग जो है यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक वेव स्टैंडर्ड है। ठीक है, यानी जो हमारा IoT है, IoT का एक वेव स्टैंडर्ड है जिसको हम लोग WOT बोलते हैं। ठीक है, इसका जिक्र पहले नहीं था। जो हम 4 टॉपिक बताए हैं उसमें हमारा इसका कोई जिक्र नहीं है, बट ये थोड़ा सा हमारा IoT ही जैसे है, WOT स्टैंडर्ड वर्क है, तो इसको बताना ज़रूरी है, इसलिए हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। इसका प्रयोग स्मार्ट थिंग्स और वेब आधारित एप्लियंस या एप्लीकेशन के माध्यम से कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो स्मार्ट जो हमारे पास वस्तुएं बनती हैं जैसे कि स्मार्ट टीवी या इस समय की जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। WOT एक स्टैंडर्ड का समूह है जिसका प्रयोग अलग अलग IoT प्लेटफॉर्म पे या एप्लीकेशन की इंडिपेंडेंसिबिलिटी जो होती है इशू को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। WOT के द्वारा IoT ऐप्स को डेवलप करना बहुत ही आसान, तेज और कम खर्चीला होता है। यह IoT का एक महत्वपूर्ण हमारा माइलस्टोन होता है। वेव ऑफ थिंग्स का मुख्य मकसद है, यानी हमारा WOT का मुख्य मकसद है कि IoT के जो हमारा यूजबिलिटी है या फिर हमारा इंटरप्रोबिलिटी है उनको बेहतर बनाना है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि IoT का एक अच्छा एग्जाम्पल WOT है। ठीक है, मोजिला वेब थिंग गेटवे एक स्मार्ट IoT गेटवे है जिसका उपयोग आप स्मार्ट डिवाइस में हम जो है इंटीग्रेट करने के लिए किया जाता है। तो आपको अगर एग्जाम्पल पूछे तो आप बता सकते हो मोजिला वेब थिंग गेटवे, IoT से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो। WOT बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें यानी आर्किटेक्चर की बात करें तो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका प्रदान करता है जो WOT आर्किटेक्चर के अनुरूप होता है। और ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक कुछ इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं। सबसे पहला हमारा बिल्डिंग ब्लॉक में हमारा WOT थिंक ऑफ डिस्क्रिप्शंस होते हैं एंड हमारा WOT का बिल्डिंग टेम्पलेट होता है, WOT का स्क्रिप्ट API होता है। इसके बाद हमारा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी गाइडलाइन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें WOT थिंग्स डिस्क्रिप्शन की, तो यह बिल्डिंग ब्लॉक्स का मुख्य कंपोनेंट है। यह एक वर्चुअल या फिजिकल डिवाइस के बारे में बताता है। ठीक है, दूसरा हमारा है
W8 सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, तो ये हमारा आर्किटेक्चर में सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी किसी भी हम फील्ड में रहे, IoT की बात करें, WOT की बात करें, या फिर कोई भी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो हम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी गाइडलाइन के फॉलो ज़रूर करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक में सिक्योरिटी और प्राइवेसी की गाइडलाइन सम्मिलित रहती है। ठीक है, तो वीव ऑफ टेक्नोलॉजी ये अच्छे से पढ़ लेना। ये फिगर भी आपसे पूछा जा सकता है WOT के बारे में। ये W है, ये O है, ये T है। ठीक है, अगला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है SDN। ये हमने जिक्र किया था, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो सकता है। SDN का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। ठीक है, तो यह नेटवर्क जो है आर्किटेक्चर है जिसके द्वारा नेटवर्क ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है और इसे मैनेज करना आसान होता है। SDN का हम अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग करके नेटवर्क को इंटेलिजेंट और केंद्रीय रूप से कंट्रोल करने में समझ होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग करके नेटवर्क को इंटेलिजेंट और केंद्रीय रूप से कंट्रोल करने में समझ बनाता है, ये हमारा SDN है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क नेटवर्किंग का एक अप्रोच है जो कि सॉफ्टवेयर पे आधारित कंट्रोलर या एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यानी API का प्रयोग हार्डवेयर एंड नेटवर्क ट्रैफिक से सीधे कम्युनिकेट करने के लिए करता है। तो जो हमारा SDN है, ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है, वो नेटवर्किंग का एक अप्रोच है जो कि सॉफ्टवेयर पे आधारित कंट्रोलर या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का प्रयोग हार्डवेयर और नेटवर्क ट्रैफिक से सीधे कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। तो कोई भी हम अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें काम कर रहे हैं अपने नेटवर्क पे, तो उसके लिए हम SDN का यूज करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉरी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की इसमें हम बात करें तो नेटवर्क, हम ऐसे नेटवर्क या ऐसे टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जिसमें हम सॉफ्टवेयर से या सॉफ्टवेयर पे आधारित चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अगर हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें कंट्रोल करेंगे वो हमारे SDN के अंदर आ जाएंगे। तो याद रख लेना, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क में हम ऐसा जो भी नेटवर्क बनाएंगे या ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जिसमें हम सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उससे हम कंट्रोल करेंगे चीज़ों को। SDN जो है वो पुराने नेटवर्क से बहुत ही अलग जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर डिवाइस का प्रयोग करते हैं, जबकि SDN ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए वर्चुअल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखो हमारा PC है, PC में हमारा एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है और यहाँ नॉर्थ बाउंड API लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा नेटवर्क कंट्रोलर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे स्विच लगे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना एक फिगर बना सकते हो अगर आपको SDN का बनाना है। SDN में सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का, तो इस तरह से आप बना सकते हो कि इस तरह से हम मतलब नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए जोड़ते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। एक एप्लीकेशन होगा, इस एप्लीकेशन पे यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा यही हमारा कंट्रोल करेगा पूरे नेटवर्क को। SDN आर्किटेक्चर, SDN एप्लियंस, ठीक है, ये एप्लीकेशन SDN एप्लीकेशन, ये प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम और होते हैं कि नॉर्थ बाउंड इंटरफेस जो हमारा NBI है, ये भी पूछा जाता है NBI, नॉर्थ बाउंड इंटरफेस। ठीक है, नॉर्थ बाउंड इंटरफेस। ठीक है, ये नॉर्थ बाउंड इंटरफेस के बारे में पूछ लेता है बीच बीच में, तो याद रख लेना। ये ऐसा प्रोग्रामर होते हैं जो कि नॉर्थ बाउंड इंटरफेस के माध्यम से नेटवर्क रिसोर्स और नेटवर्क डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो डिटेक्शन सिस्टम होता है, ठीक है, इंटरेक्शन डिटेक्शन सिस्टम होता है, वो लोड बैलेंसी और फायरवेल एप्लीकेशन बनाती है। ठीक है, तो SDN एप्लीकेशन जो है वो पढ़ लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ये सब उनके आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं। सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन आ गया, ठीक है, ये वाला पार्ट। इसके बाद हमारा नेटवर्क कंट्रोल आता है, इसके बाद हमारे स्विच आते हैं। तो सबसे पहले हमने एप्लीकेशन के बारे पढ़ा। तो एप्लीकेशन में हमारा जो नॉर्थ बाउंड एपीआई आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ बाउंड इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। नॉर्थ बाउंड इंटरफेस में क्या हमने पढ़ा कि नेटवर्क रिसोर्स और नेटवर्क के डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सबसे पहले कहाँ जाएगा? एप्लीकेशन हमारा सबसे पहले जाएगा नेटवर्क के पास, ठीक है, इनके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। विदाउट नेटवर्क हमारा एप्लीकेशन तो काम करेगा नहीं। तो हमारा नॉर्थ बॉन्ड इंटरफेस नेटवर्क कंट्रोलर के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, और नेटवर्क कंट्रोलर जो है वो स्विच के साथ, ठीक है, इसको हम लोग साउथ बॉन्ड एपीआई या इंटरफेस बोल सकते हैं। एसडीएन कंट्रोलर की बात करें, जो नेटवर्क कंट्रोलर है, यह एसडीएन आर्किटेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। यह एसडीएन का माइंड माइंड होता है, ठीक है। एसडीएन डेटा पाथ, एसडीएन एपीआई। तो ये चीज़ें बस ध्यान में रखना कि जब आप ये आर्किटेक्चर लिख रहे हो या आर्किटेक्चर बना रहे हो, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए ये बैंड होगा किसके साथ? तो नेटवर्क के साथ बैंड होगा, तब हमारा ये स्विच जो है वो काम करेंगे, ठीक है। एडवांटेज ऑफ एसडीएन, इसमें ट्रैफिक को कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि एडमिन आवश्यकता के अनुसार नेटवर्क स्विच के रूल्स को बदल सकते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के मल्टी टैलेंट आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, ठीक है। तो एसडीएन का उपयोग आप लोग ट्रैफिक जो कंट्रोलर होता है वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका एसडीएन का। जो हमारे पास ट्रैफिक, जहाँ जहाँ ट्रैफिक होते हैं वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। वहाँ पे हमारा कंट्रोल करने के लिए एसडीएन का यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रैफिक बनाया जाता है, ट्रैफिक सिग्नल को बनाया जाता है, वो एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। अब जैसे कैमरा की बात करें, तो कैमरा में भी हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही वर्क होता है। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर ना होगा तो हम अपने कैमरा को ओपन कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो वो भी एक कह सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर बेस ही होता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है इसके हेल्प से। तो एसडीएन का हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं? तो ट्रैफिक कंट्रोल में। दूसरा इसका एडवांटेज है कि इसमें आप सेंट्रलाइज कंट्रोल के द्वारा एडमिन जुड़े हुए स्विच के माध्यम से पॉलिसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके प्रत्येक डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह हार्डवेयर और सर्विस की वर्चुअलाइजेशन करता है। ट्रैफिक को मॉनिटरिंग करने से हमारा सेंट्रलाइजर कंट्रोलर संगीत ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर सकता है और उसे रिमोट रीराउट कर सकता है, ठीक है। इसके सिक्योरिटी बहुत ही बेहतर होते हैं ट्रेडिशनल नेटवर्क की तुलना में। तो ये इनके एडवांटेज हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पे कि एसडीएन यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क कैसे वर्क करता है। भाई जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है वो 480 पे देख सकता है, ठीक है। 360 पे देख रहा होगा तो 480 पे कर लो, दिखेगा क्लीन। और पीएचपी का भी क्लास चलेगा, क्योंकि उसका दो लेसन नहीं नहीं फर्स्ट लेसन कंप्लीट किए हैं, तो उसका कल हम क्लियर करेंगे। कल 100% क्लियर होगा उसका पीएचपी का भी।
आज हम आईओटी का एकदम जीरो कर देंगे, ठीक है, सारा लेक्चर आज कंप्लीट हो जाएगा आईओटी का। तो कल से हम लोग पीएचपी पढ़ सकते हैं। बाकी बात हमने पाइथन तो बता ही दिए हैं आपको, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लेंगे। एक दो दिन के अंदर में ही सारे कंप्लीट कर देना है, फिर आपका आईओटी का जो है वो लास्ट दिन क्लास चलेगा। यानी आपका एग्जाम 31 को है, तो आपको 30 को क्लास नाइट में चलेगी, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क कैसे वर्क करता है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर का प्रयोग सॉफ्टवेयर पे आधारित नेटवर्क सर्विसेज प्रदान करने के लिए करता है, और यह नेटवर्क एडमिनिस्टर एक कंट्रोल प्लान से नेटवर्क पॉलिसी को मैनेज करता है, और उसके अलग अलग स्विच को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो एस डी एन के अंदर डायरेक्ट आपको आने हैं इसके नाम पे, ठीक है। कैसे आपको समझना है और कैसे आंसर लिखना है वो मैं बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। एस डी एन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, ऐसे बनाना है। देखो, एक हम ऐसा नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, या हम एक ऐसे नेटवर्क के साथ एसडीएन को जोड़ेंगे जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, यानी हमारा इसमें सॉफ्टवेयर को नेटवर्क के साथ जोड़ने हैं, तब हमारे इसके स्विच काम करेंगे। लेट सपोज दैट हमने एग्जांपल में ट्रैफिक का लिया, तो जो ट्रैफिक के सिग्नल है वो एक एप्लीकेशन के थ्रू इंटरेक्ट है, नेटवर्क के साथ काम कर रहा है, ठीक है। तभी वो हमारा टाइम टू टाइम क्या हो यार, जो हमारा ट्रैफिक है उसे हम अपडेट कर पा रहे हैं। अगला जो टॉपिक है एनएफवी, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये हमने आपको बताए हैं। इसमें 4 टॉपिक है, 4 में आपके 100% 2 पूछ ही सकते हैं, हो सकता है चारों भी पूछा जा सके, ठीक है। एनएफवी 2 हमने पढ़ लिए, एक एम टू एम के बारे में पढ़ लिया, यानी मशीन टू मशीन के बारे में पढ़ लिए, एसडीएन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के बारे में। अब हम अगला तीसरा हमारा टॉपिक है एनएफवी, यानी एनएफवी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। यह एक ऐसा नेटवर्क का आर्किटेक्चर है जिसका प्रयोग हम लोग नेटवर्क सर्विस को डिजाइन और डिप्लॉय और मैनेज करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक नेटवर्क से रिलेटेड ही फंक्शन को काम करता है, जिसमें हम अपने नेटवर्क के सर्विसेज डिजाइन और डिप्लॉय, ठीक है, और उसको मैनेज करना, इन सारे चीज़ों के लिए हम एनएफबी का यूज करते हैं। एनएफबी का तरीका जो है जिसके द्वारा हम नेटवर्क सर्विस को वर्चुअलाइजेशन करते हैं, जैसे हमारा राउटर हो गया, फायरवॉल हो गया, ठीक है, ये सब हम एनएफबी के अंदर हम वर्चुअलाइजेशन करते हैं, यानी नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन जो है हमारा, इसके अंदर हम ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम राउटर की बात करें, ठीक है, तो राउटर अगर आपने पढ़ा होगा ओएसआई या टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ा होगा, तो इसमें आपको पता होगा कि ये हमारा थर्ड लेयर पे काम करता है। थर्ड लेयर विच इज नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर पे हमारा काम क्या करता है? राउटर करता है, फायरवेल काम करता है, या फिर स्विच जैसे नेटवर्क काम करते हैं, ठीक है। तो राउटर जो है हमारा, ठीक है, ये हमारे इसके एनएफबी के एग्जाम्पल हैं। जो इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स को आएंगी, जैसे नेटवर्क की सर्विसेज देना। मान लो हमारा जो राउटर है वो काम नहीं कर रहा है, तो नेटवर्क के सर्विसेज देना और उसकी डिजाइन करना, या फिर डिप्लॉय करना, या फिर उसको मैनेज करना, ये सारे हमारे एनएफबी के मेथड है, ठीक है। तो ये हमारे किस में काम आते हैं? जैसे राउटर और फेयरवेल स्विच, इस टाइप के चीज़ों को। एनएफबी के क्या क्या लाभ हैं? तो पहला हमारा दिया गया है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मुख्य लाभ यह है कि यह फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, इसके कारण सर्विसेज प्रोवाइडर तेजी से सर्विस को ऐप्स प्रदान कर सकते हैं। तो हमारा एनएफबी में ये हेल्प होता है कि हम सर्विसेज अच्छे प्रोवाइड करते हैं, ये हमने बता दिया था। दूसरा, कॉस्ट। नेटवर्क ऑपरेटर अपने नेटवर्क को वर्चुअलाइज करते हैं,
जिसमें कि उनका बहुत ही पैसा बचता है, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड हार्डवेयर के स्थान पे वर्चुअलाइजेशन मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत सारे फंक्शन एक सिंगल सर्वर पर रन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कॉस्ट लगता है वो भी कम लगता है। अगर आप एक राउटर खरीदने जाओ तो आपको 2-3 हज़ार रुपये में मिल जाएंगे। ठीक है, सिक्योरिटी, सुरक्षा, सिक्योरिटी। ठीक है, तो हम सुरक्षा की बात करें तो नेटवर्क में सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इसमें हम ऑपरेटर अपने नेटवर्क को मैनेज करना, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक कह सकते हैं कि इसके लाभ है। स्केलेबिलिटी की बात करें, इसमें डैमेज के आधार पर ऑपरेटर अपनी सर्विसेज को स्केल अप और स्केल डाउन ये कर सकते हैं, या नेटवर्क पावर कंज्यूम को कम कर सकता है, नेटवर्क को अपग्रेड करना आसान होता है। तो ये सारे लाभ हैं इनके। आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें हमारा आर्किटेक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क फंक्शन, इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट, बीएनएफ मैनेजर, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर और एनएफवी हमारा आउटलायर होते हैं। ठीक है, जो आप कुछ इस तरह से बना सकते हो, वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क फंक्शन दिस साइड, और ये हमारा वर्चुअलाइजेशन कंप्यूटर, वर्चुअलाइजेशन लेयर, एनएफबी मैनेजर एंड एक्चुलेटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बना सकते हो। ये हमारे कंप्यूटर, नेटवर्क और स्टोरेज, ये सारे सारे हमारे हैं एनएफबी। इस तरह से आप एनएफबी के आर्किटेक्चर बना सकते हो। एनएफबी में ये चीज़ें याद रख लेना कि हमारे जैसे राउटर होते हैं। ठीक है, राउटर इसके एग्जाम्पल हैं। तो राउटर में जैसे मान लो हमें एक सर्विस देना है, मैनेज करना है, डिजाइन करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो एनएफबी की हेल्प से। डिफरेंट दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारा एनएफबी और एसडीएन में। तो यह मुख्यतः डेटा कंप्यूटर पर सॉरी यह मुख्यतः डेटा सेंटर पे केंद्रित रहता है, या सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेटर पे केंद्रित रहता है। डेटा सेंटर पे केंद्रित रहता है, या सर्विस प्रोवाइडर या ऑपरेटर पे केंद्रित रहता है। एसडीएन जो है यह कंट्रोल प्लान और डेटा फ्लो फ्लो डाइंग फॉरवर्डिंग प्लान को अलग करता है। और यह जो है हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइस को सॉफ्टवेयर के साथ रिप्लेस करता है, यानी जो हमारा हार्डवेयर नेटवर्क होते हैं उसको डिवाइस को सॉफ्टवेयर के साथ रिप्लेसमेंट कर देता है। एसडीएन की बात करें तो ये हमारा ओपन नेटवर्क फंडामेंटेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, और ये जो हमारा एनएफबी है वो ग्रुप के द्वारा संचालित किया जाता है, ETSI एनएफबी। ओपन फ्लो को कम्युनिकेट प्रोटोकॉल के रूप में प्रयोग करता है एसडीएन। एनएफबी के लिए कोई भी प्रोटोकॉल निर्धारित नहीं है। एनएफबी जो है एप्लीकेशन जो है वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सर्वर पे रन होते हैं। और एसडीएन की बात करें तो एप्लीकेशन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सर्वर या स्विच पे रन होते हैं। ठीक है, इसके अनुप्रयोग जो है नेटवर्किंग क्लाउड पे किया जाता है, जबकि इसका उपयोग हम लोग राउटर, फायरवॉल, गेटवे, वाइड एरिया नेटवर्क, एसएलए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक है, वीडियो सर्वर, ये सारे चीज़ों पे करते हैं। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल है। राउटर, फायरवॉल याद रख लो, समझ में आ जाएगा एनएफबी का। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल वे नियम है जिसके द्वारा उपकरण के मध्य संकेतों का संचार या संचालन किया जाता है। इंटरनेट पे जो भी कार्य किया जाता है वह एक रूल और रेगुलेशन के माध्यम से होता है। रूल रेगुलेशन के को हम कम्युनिकेशन या प्रोटोकॉल के, ठीक है, यह प्रोटोकॉल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट को मेंटेन करने का वर्क करता है। ठीक है, वर्क ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? इंफॉर्मेशन के ट्रांसफॉर्मेशन तथा उसके प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल जो है इंटरनेट के माध्यम से होने वाले कम्युनिकेशन के संबंधित इंफॉर्मेशन को रखने का
वर्क करती है। तो जान लो प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। हमें कोई भी एप्लीकेशन चलाने हैं या कोई भी चीज़ें करनी है तो उसके लिए क्या करते हैं, एक हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल नेटवर्क तथा आंकड़ों के संचार, किसी भी प्रकार का एरर या हमारा क्या करता है, प्रावधान को ज्ञात करना या निवारण करना, ये सारे काम होते हैं प्रोटोकॉल्स को। प्रोटोकॉल के बारे में हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में बता देते हैं। इसमें ये बोला गया है कि प्रोटोकॉल वे होते हैं, जो नियम है जिसके द्वारा उपकरणों के मध्य संकेतों के संचार का संचालन किया जाता है। जैसे कि आपसे बोला जाए कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आप व्हाट्सएप के द्वारा किसी में को मैसेज करोगे किसी दूसरे के पास, ठीक है। तो वो मैसेज यहाँ पे आपका रिसीव होगा। तो वो मैसेज रिसीव कैसे होता है, वो होता है ओएसआई के बेस पे। ओएसआई में हमारे 7 लेयर होते हैं, ठीक है। ओएसआई में हमारे कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं। रुको बताता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से। ओएसआई में हमने कितने बताए, 7 लेयर होते हैं। 7 में हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर हो जाता है, ठीक है। फिर तीसरा होता है सेशन लेयर। नीचे से लिखते हैं, फिजिकल लेयर होते हैं, डेटा लिंक लेयर होता है, नेटवर्क लेयर रहता है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ठीक है। और फिजिकल लेयर, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, यहाँ डेटा लिंक लेयर होता है, ठीक है। एक और होता है, उसका नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, अगर आपको पता है तो आप बता देना यहाँ पे। एप्लीकेशन लेयर, सॉरी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, और एक होता है यहाँ पे पैकेज डेटा फॉर्म में जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर, देखो यहाँ पे होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके बारे में मुझे याद आ रहा है लेकिन वो नाम नहीं याद आ रहा था। चलो ठीक है। यहाँ पे हमारा 4th नंबर पे होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। इसमें डेटा पैकेज के रूप में जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता है, लेकिन ये चीज़ें हम बता नहीं पाए आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, पहला चीज़ देखा कि हमारा यहाँ पे 7 लेयर होते हैं। 7 लेयर के माध्यम से हमारे ये एक डेटा जो है किसी मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल में शेयर होता है। हमारे पास सबसे पहला कि एक फिजिकल लेयर होना चाहिए, ठीक है। या फिर हमारे पास सबसे पहले की एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे हमारा एप्लीकेशन में मान लो व्हाट्सअप है, ठीक है। दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा सेशन, फिर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, सॉरी यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, फिर नेटवर्क लेयर हो गया, इसके बाद हमारा डेटा लिंक लेयर हो गया, इसके बाद हमारा फिजिकल लेयर हो गया। कहने का मतलब है कि हमारे पास ये 7 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। 7 चीज़ें होंगी तभी हमारा एक डेटा किसी दूसरे के पास, ठीक है, वो जा सकता है। कहने का मतलब है कि हमारे फ़ोन में जो व्हाट्सअप है उससे हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी दूसरे सिस्टम में, तो कैसे जाएगा, तो उसमें हमारा एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है। और वो प्रोटोकॉल क्या है, ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में अगर 7 लेयर हैं, इन सातों लेयर पे काम हो रहा है तभी हमारा डेटा यहाँ तक जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मान लो इसमें से कोई एक चीज़ नहीं है, मान लो डेटा नहीं है, तो काम करेगा, नहीं करेगा। अगर हमारे पास फिजिकल चीज़ें नहीं है, जैसे फिजिकल का मतलब हमारे पास मोबाइल ही नहीं है, तो कैसे हम डेटा भेजेंगे। अगर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो जाएगा नहीं। ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा जो फॉर्म है वो हमारा डेटा को पैकेज के फॉर्म में भेजता है। तो अगर वही तरीका नहीं है हमारे पास तो जाएगा नहीं। तो हमारा क्या कर रहा है कि एक एक नियम को फॉलो कर रहा है, यानी हमारा इसीलिए बोला जाता है कि हमारा जो प्रोटोकॉल्स होता है वो एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। तो इतना ही था। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है।
और अब हम लोग 30 को, ठीक है, याद डेट याद रख लो, 30 को हम लोग शाम में इवनिंग टाइम में क्लास लेंगे आईओटी का, जो 1 to जितने हमारे इंड तक चैप्टर है, ठीक है, सारे चैप्टर के बारे में शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ेंगे। और उस दिन हमारा अगले दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कल हम लोग काफ़ी सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स को भी कवर कर देंगे। हमारा पाइथन एंड हो गया है, तो पाइथन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पाइथन जो है वो अभी आके अब लेटेस्ट में भी है, तो जाकर देख सकते हो, ठीक है, यूट्यूब पे। और हमारा पीएचपी भी एक लेसन समाप्त हो गया, तो वो भी देख लो। दूसरा से हम लोग कल पढ़ेंगे, दिन में पढ़ेंगे, कल संडे है तो सब लोग तो फ्री हो। और आज हमारा आईओटी समाप्त हो गया, तो दो हमारा सब्जेक्ट खत्म हो गया है। कल से हम लोग पीएचपी पढ़ेंगे, फिर हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए एक लाइक कर देना, चैनल पे तो